दोस्तों जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की अगर बात करें तो स्टॉक के अंदर हमने देखा है कि फ्राइडे को लगभग 2.5% की गिरावट हुई है। अब आप देख ही सकते हो कि पिछले दिनों स्टॉक के अंदर ज़बरदस्त तेज़ी बनी और उसके बाद में ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली। वैसे तो स्टॉक काफ़ी मजबूत लग रहा है, लेकिन देख सकते हो कि छोटा पेनी स्टॉक है। काफ़ी भारी मात्रा में जब क्वांटिटी में लोग शेयर खरीदते हैं और उनको जब प्रॉफिट मिल जाता है तो वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग तो आती है और इसी वजह से एक तरफा स्टॉक दौड़ने की संभावना भी कम हो जाती है छोटे स्टॉक में। अब आप देखो कि बाजार में गिरावट का माहौल है, उसका असर नेगेटिव देखने को मिलता ही है। अब यहाँ पे जेपी पावर की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी खबर निकल के आ रही है। कंपनी का थर्मल पावर प्लांट का कामकाज है और आप देख सकते हो कि ये जो रिपोर्ट निकल के आ रही है कह रही है कि आने वाले समय में भी थर्मल पावर प्लांट ऐसे ही जारी रहेंगे, जल्दी उनके बंद होने की संभावना बहुत कम है। जैसे कि खबरें निकल के आ रही है कि थर्मल पावर प्लांट को बंद किया जाएगा, लेकिन ऐसी संभावना नहीं दिख रही, ये रिपोर्ट कह रही है। दूसरी तरफ देखें तो जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड के अंदर जो अपडेट निकल के आई, जेपी एसोसिएट और जयप्रकाश जो इसकी सब्सिडीज कंपनी है जेपी एसोसिएट की, इनकी एक सीमेंट की जो कंपनी है वो अदानी ग्रुप खरीद सकते हैं। इसको लेकर भी क्लेरिफिकेशन आ चुका है, तो क्या है पूरा मामला उसको समझने की कोशिश करेंगे और जेपी पावर की क्या क्या कमजोरी है और क्या इसके पॉजिटिव पॉइंट है उसको भी जानने की कोशिश करेंगे। और क्या इस समय छोटे से पेनी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए क्योंकि इसकी प्राइस बहुत कम है, अभी भी स्टॉक बुक वैल्यू से नीचे मिल रहा है, क्या इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जेपी पावर के कारोबार की बात करें तो स्टॉक की शुरुआत फ्राइडे को 9.95 पर हुई, तो बिल्कुल फ्लैट शुरुआत हुई क्योंकि क्लोजिंग गुरुवार की 9.95 के आसपास ही थी। इंट्राडे में 10.05 का हाई भी बना, यानी स्टॉक 2 डिजिट में चला गया, लेकिन ऊपर के लेवल से बाजार की गिरावट की वजह से प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर भी शुरू हुई और इसने 9.55 का लो बनाया, यानी काफ़ी बड़ा अप डाउन देखने को मिला। अंत में 9.70 के आसपास क्लोजिंग ली, जहाँ पे 2.51% की गिरावट देखने को मिली। तो अब देख ही सकते हो कि बाज़ार में लगातार बिकवाली जारी है। पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से बाज़ार में बिकवाली हो रही है और उसका असर भी जेपी पावर में भी थोड़ा सा निगेटिव देखने को मिल रहा है। अब इसके बीच में देखें तो जेपी एसोसिएट की तरफ से क्लेरिफिकेशन दिया गया है, जो एक्सचेंज है उनसे क्लेरिफिकेशन मांगा था नोटिस जारी करके कि ये जो मीडिया में खबर निकल कर आई है कि अदानी ग्रुप सीमेंट कंपनी खरीद सकते हैं, क्या इस खबर में सच्चाई है, जिसकी वजह से शेयर की प्राइस बढ़ी है। तो इसका क्लेरिफिकेशन आ चुका है। अब जेपी ग्रुप की तरफ से जो कहा गया है कि ये जो मीडिया में खबरें निकल कर आई उसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है और जो वॉल्यूम बढ़ा है और साथ में जो प्राइस बढ़ी है उसकी वजह से जो खबर का उसका असर है तो उसके बारे में हमें पता नहीं है, क्योंकि जो खबर है, जो मीडिया के अंदर जो रिपोर्ट निकल कर रही है, जो बिजनेस स्टैंडर्ड पेपर ने जो खबर दी है वो फ़िलहाल उसको पूरी तरह से उसमें कोई सच्चाई नहीं है। फ़िलहाल ऐसी कोई खबर नहीं है और अगर कोई जानकारी होगी तो हम एक्सचेंज के साथ ज़रूर साझा करेंगे। तो कुल मिला के ये जो खबर निकल कर आई थी इसका फ़िलहाल खंडन किया गया है जेपी ग्रुप की तरफ से कि फ़िलहाल हमारी डील नहीं हो रही है अदानी ग्रुप के साथ में। लेकिन उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि अगर ये कोई मामला ऐसे आगे बढ़ेगा तो हम इसकी जानकारी ज़रूर देंगे। मतलब हो सकता है कि अंदर खाने बातचीत चल रही हो, तो उसका आने वाले समय उसका जो भी है निचोड़ निकलेगा, क्योंकि इससे पहले भी इन्होंने अपने बिजनेस को बेचा ही है। कंपनी पे बहुत सारा कर्ज है, कंपनी नीलामी के तहत गुजर रही है जेपी एसोसिएट। ऐसे में हो सकता है कि वो अपने सीमेंट की कंपनी को बेचे और अदानी ग्रुप इस समय सीमेंट सेक्टर में नंबर 1 बनना चाहते हैं, तो हो सकता है कि वो सीमेंट कंपनी का अधिग्रहण करें जिससे आने वाले समय वो इस सेक्टर की लीडर बन सके। तो आने वाले समय इसकी संभावना बनेगी, लेकिन फिलहाल इस मामले को नकारा गया है कंपनी की तरफ से। जो जानकारी मांगी थी एक्सचेंज ने उसकी जानकारी दे दी गई है। अब एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, यहाँ पे देख सकते हो कि सरकार नेट जीरो कार्बन पॉलिसी पे जाना चाहती है। 2070 तक पूरी तरह से नेट जीरो कार्बन पॉलिसी, यानी जितना भी इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल होगा वो ग्रीन एनर्जी के माध्यम से होगा। लेकिन ये रिपोर्ट कह रही है कि इसमें अभी बहुत सारी प्रॉब्लम है, बहुत सारे चैलेंजेस है और इसके पीछे वजह है कि जो सरकार की पॉलिसी है थर्मल पावर प्लांट को लेकर शट डाउन करने के लिए, उसमें बहुत सारे अभी लूप होल है। सरकार की तरफ से जो कोशिश की जा रही है उसमें बहुत सारी कमियाँ हैं और इस वजह से यह जो अभी समय जो थर्मल पावर प्लांट को एक एक करके बंद करना है ये अभी फ़िलहाल मुश्किल लग रहा है। तो देख सकते हो कि सरकार चाहती है कि धीरे धीरे करके जो पुराने थर्मल पावर प्लांट है उनको शट डाउन किया जाए, लेकिन ऐसी फ़िलहाल संभावना दिख नहीं रही है क्योंकि जितनी इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन बढ़ रहा है उसको पूरा करने के लिए ग्रीन एनर्जी के जो सोर्सेज है उसमें बहुत सारी लिमिटेशन है और ऐसे में अभी भी ये जो प्लान है ये सक्सेस होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है।
सबसे जो बड़ी बात है कि किसी प्लांट को बंद करने में बहुत सारा खर्च आएगा, उसके लिए दूसरे कुछ रास्ते तलाशने होंगे। किसी का बिजनेस बंद हो रहा था, उसके लिए कोई और ऑप्शन देखनी होगी। इसमें बहुत सारा खर्च होने वाला, बिलियन ऑफ डॉलर का कॉस्ट आने वाला है। इसी वजह से ये डिले हो रहा है। और साथ में इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए भी अभी भी देखें तो 74% ऊर्जा की ज़रूरत है वो थर्मल पावर प्लांट ही पूरा कर रहे हैं। वैसे देख दो कि 1960 से थर्मल पावर प्लांट की शुरुआत हुई थी। अब जो पावर प्लांट 1960 में बना था उसके लिए जो लाइफ साइकिल है वो 25 साल के आसपास है। उसके बाद वो देख सकते हो कि आउटडेटेड हो जाते हैं। उसको देख सकते हो, उसके लिए रिसाइकलिंग करना ज़रूरी है, उसको डिसमेंटल करना ज़रूरी है। तो काफ़ी ऐसे पावर प्लांट है जो बहुत पुराने हो गए, उनको एक तरह से देखें तो अभी डिसमेंटल करने की ज़रूरत है, ताकि वो अपना जो लाइफ है पूरा कर चुके। वैसे सरकार इस समय थर्मल पावर प्लांट को पूरी तरह से बंद करने के लिए इच्छुक नहीं है, क्योंकि अभी भी जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन बढ़ रहा है उसको पूरा करने के लिए अभी फ़िलहाल थर्मल पावर प्लांट की ही ज़रूरत है। तो सरकार चाहती है कि कम से कम 5 से 10% जो भी इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन हो थर्मल पावर प्लांट के माध्यम से उसमें ग्रीन एनर्जी का भी योगदान हो, ऐसी कोशिशें की जा रही है। लेकिन थर्मल पावर प्लांट तो अभी और नए शुरू किए जा रहे हैं। तो आने वाले समय में भी इसके लिए एक बात क्लियरली समझ में आ रही है कि जो सरकार की तरफ से कोशिशें की जा रही है कि बिजली की जो खपत है उसको पूरी तरह से मैच करने के लिए थर्मल पावर प्लांट को रखना जरूरी है। तो फिलहाल अभी बंद होते हुए दिखाई नहीं दे रहे, तो कोई चिंता की बात नहीं। थर्मल पावर प्लांट का भविष्य आगे भी चलेगा, कम से कम 2030 तक को, और तब तक इसकी जो शेयर की प्राइस है वो डेफिनेटली बढ़ सकती है। इसका बिजनेस भी देखें तो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है, और ये प्लस पॉइंट है इसके लिए। अब रिजल्ट भी आने वाला है हमारे सामने Q2, उसके पहले अगर आप देखें तो काफ़ी शानदार रेवेन्यू रहा है, हर साल बढ़ रहा है रेवेन्यू। 2020 की बात करें तो 3.40 थाउजेंड करोड़ के आसपास था कंपनी का रेवेन्यू, 2.16 थाउजेंड करोड़ का कंपनी को लॉस हुआ था। लेकिन 2021 की बात करें तो रेवेन्यू बढ़ के 3.59 थाउजेंड करोड़ तक पहुंच गया, और 0.23 थाउजेंड करोड़ का प्रॉफिट हो गया। कंपनी आ गई प्रॉफिट में 2021 में। 2022 की बात करें तो रेवेन्यू बढ़ के 4.86 थाउजेंड करोड़ तक पहुँच गया, प्रॉफिट जरूर कम हुआ और 0.11 थाउजेंड करोड़ का ही प्रॉफिट मिला है। 2023 की बात करें तो रेवेन्यू बढ़ के सीधा 5.92 थाउजेंड करोड़ तक पहुंच गया, और प्रॉफिट कम होकर 0.06 थाउजेंड करोड़ तक आ गया। तो प्रॉफिट पिछले 3 साल से जरूर कम हुआ है कंपनी का, लेकिन रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है, यानी बिजनेस बढ़ रहा है। और पिछला जो रिजल्ट था वो काफ़ी बेहतर था, इशारा कर रहा है कि आने वाले समय शानदार संभावना इसमें बन सकती है। अब इसके कुछ पॉजिटिव और निगेटिव पहलू को देख लेते हैं। तो जो पहला इसका पॉजिटिव पॉइंट है वो है एनुअल रेवेन्यू में बढ़ोतरी हुई है 21.86% की, और जो 5,922 करोड़ के आसपास रहा है। लेकिन जो सेकंड पॉइंट है वो निगेटिव, वो है क्वार्टरली रेवेन्यू, जिसमें 6.18% की गिरावट हुई है। तो ईयर टू ईयर के हिसाब से देखें तो 1,714 करोड़ के आसपास रहा है, ये निगेटिव पॉइंट है। अगला एक और निगेटिव पॉइंट और वो है एनुअल नेट प्रॉफिट में 48.44% की बड़ी गिरावट हुई है, जो 55.42 करोड़ के आसपास रहा है। अगला और पॉइंट निगेटिव और वो है क्वार्टरली नेट प्रॉफिट, जिसमें 20.79% की गिरावट हुई है, जो 191 करोड़ के आसपास रहा है। अगला पॉइंट एक पॉजिटिव और वो है स्टॉक प्राइस, जिसमें 22.78% की शानदार वृद्धि हुई है, जबकि सेक्टर के जो शेयर है उसमें 7.48% की ही वृद्धि हुई है। अगला पॉइंट फिर से एक निगेटिव और वो है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, जो करीब 1300.27 के आसपास, जो हायर देन पी रेशियो है। तो सेक्टर का पी 45.47 के आसपास है, तो इसका पी रेशियो काफ़ी ज़्यादा है। अगला पॉइंट फिर से पॉजिटिव बन रहा है और वो है डेट टू इक्विटी रेशियो, जो 0.46 है, लेस देन 1% है, ये इसके लिए पॉजिटिव पॉइंट है। अगला पॉइंट आपको फिर से निगेटिव दिखा देगा और वो है इसका ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी, जो 0.53% के आसपास है। तो देख सकते हो कि ये लेस देन 10% है, और इसीलिए इसके लिए एक निगेटिव पॉइंट बन रहा है। अगला पॉइंट आपको फिर से प्लस पॉइंट दिखाई देगा और वो है म्यूचुअल फंड की होल्डिंग, जो लगभग देख दो अनचेंज है, 0.06% के आसपास है। अगला पॉइंट न्यूट्रल है और वो है प्रमोटर शेयर होल्डिंग, जो 24% के आसपास है और लगातार बनी हुई है। एक पॉइंट और पॉजिटिव और वो है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, 2.24% के आसपास है, जो हायर देन 1.5 है, तो ये भी इसके लिए पॉजिटिव पॉइंट है। और एक पॉइंट निगेटिव और वो है प्रमोटर के गिरवी शेयर है 79% के आसपास, तो ये एक निगेटिव पॉइंट है। तो टोटल पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पे आपको 5 दिखाई देंगे, और इसके निगेटिव पॉइंट 6 दिखाई देंगे आपको। इसके अलावा अगर आप देखें तो एक यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट दिखाई देगा। ओवरऑल देखें तो लगभग एक जैसे ही है इसके जो प्लस और माइनस के पॉइंट, यानी कुछ कमजोरियाँ भी है तो इसके लिए कुछ प्लस पॉइंट भी है। अब यहाँ पे अगर हम इसका सितंबर का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखें तो आपको प्रमोटर की होल्डिंग अनचेंज दिखाई देगी, 24% के आसपास है। लेकिन यहाँ पे म्यूचुअल फंड की एंट्री हुई है, देख सकते हो कि जून में म्यूचुअल फंड नहीं थे, इस बार 0.06% की होल्डिंग हुई है, तो ये इसके लिए एक अच्छी बात है। इंश्योरेंस कंपनी की होल्डिंग अनचेंज है, यानी 1.38% के आसपास, जो लगातार बनी हुई है। इसके अलावा देखें तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर की होल्डिंग मामूली सी कम हुई है, 4.7% के आसपास थी, जो 4.65% हुई है। इसके अलावा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट बैंक है, उनकी होल्डिंग देखें
तो 20.77% के आसपास थी, जो 20.18% के आसपास, ये मामूली सी कम हुई है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर की होल्डिंग अगर आप देखें तो वो भी आपको कम होती हुई दिखा देगी। 39.66% की होल्डिंग थी जून में, जो सितंबर में 37.12 के आसपास आई है। एक होल्डिंग बढ़ी और वो है अदर्स की होल्डिंग। 9.49% की होल्डिंग थी जून में, जो सितंबर में 12.61% के आसपास आ गई। यानी बड़े इन्वेस्टर ने आपको होल्डिंग काफ़ी अच्छी बढ़ाई है। आप भी लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।